नमस्कार बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, कक्षा 9 की जो हमारी प्रश्नावलियाँ 1, 2, 3 और 4 को हम पढ़ चुके हैं और आज प्रश्नावली 5 हमारी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का हम अध्ययन करेंगे। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बस आप इतना सा काम करना। देखो, हमारे पास ज्यामिति वाली एक प्रश्नावली और हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ यूक्लिड की ज्यामिति है। तो वहाँ हमारे पास में निर्देशांक ज्यामिति थी जो हम प्रश्नावली 3 में अध्ययन कर चुके हैं। अब ज्यामिति जो शब्द है, इस बात को आप जानते हैं, ज्यामिति एक ही चीज है जिसको हमने पहले भी पढ़ा और अब भी पढ़ रहे हैं। ज्यामिति जो शब्द है ये यूनानी भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो जियो और एक मैट्रिक से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों शब्दों का जब मिलाना हुआ तो उससे ज्यामिति शब्द बन गए। अब हम इस बात को देखते हैं कि जो ये दोनों शब्द हैं उनका अर्थ क्या है। तो यहाँ जियो का अर्थ है पृथ्वी और मैट्रिक का अर्थ है मापना। ऐसे इन दोनों के संयोग से हमको ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी है उसको मापने के लिए, अर्थात ज्यामिति का जो उदय है वो भूमि को मापने की आवश्यकता के कारण ही होना प्रतीत होता है। ऐसा हमको भी पता लगा और इस बात को हम देख रहे हैं कि जो ये यूक्लिड जो था, इसी ने सबसे पहले इस ज्यामिति की शुरुआत की। अब जब यूक्लिड ने ज्यामिति की शुरुआत की थी तो इसके साथ में 3 मूलभूत इसकी संकल्पनाएं थी। अब वो संकल्पनाएं जो है वो कौन कौन सी हैं, हम इस बात को देखते हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हम देख रहे हैं और इसमें ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं हैं। देखिएगा, 3 आधारभूत संकल्पनाएं हैं। एक तो हमारे पास है बिंदु, दूसरी है रेखा और तीसरी है समतल, या इसे हम तल भी कह सकते हैं। ये 3 चीजों पर हमारे पास ज्यामिति टिकी हुई है। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि ये जो संकल्पनाएं हैं, बिंदु, रेखा और तल या समतल। अब यूक्लिड ने इन तीनों की कुछ परिभाषाएं दी, लेकिन जो अन्य गणितज्ञ थे उन्होंने इसकी जो परिभाषा है उसको कोई महत्ता नहीं दी। अर्थात यूक्लिड ने जो परिभाषित किया उनको अन्य जो गणितज्ञ थे उन्होंने अपरिभाषित कर दिया। अब आप इस बात को समझें कि जो परिभाषित है उसे क्या कहेंगे और अपरिभाषित हम कैसे कहेंगे। परिभाषित का मतलब होता है जिनकी परिभाषाएं हम दे सकेंगे वो हमारे पास परिभाषित हो जाएगी, और जिनकी परिभाषाएं हम दे ही नहीं पाते, केवल एक स्थायित्व रूप होता है जिनको हम कह ही नहीं सकते कि भाई ऐसा भी, जिनके बारे में किसी प्रकार से अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारे पास अपरिभाषित हो गए। अब देखिएगा, जब इसने कुछ संकल्पनाओं के आधार पर और ये परिभाषित और अपरिभाषित कहा है, उसके बाद में
कुछ और बिंदु हमारे पास आते हैं, अभिग्रहित और अवधारणा। इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए अब देखिए, यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं इन चीजों की दी। उनमें क्या क्या दिया है आप देखिएगा। बिंदु वह है, जो बिंदु होता है वो वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अर्थात जब भी कोई बिंदु होता है, जैसे यहाँ अपन एक बिंदु लिया, अब आप देखते हो इसका कोई भाग नहीं है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसको भी हम बिंदु ही कहेंगे। ऐसे इसका कोई भाग नहीं होता। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जो रेखा होती है उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, वो केवल लंबाई में आती है। जैसे यहाँ अपन इसकी तुलना में हम एक मोटी भी ले सकते हैं ऐसे। तो ये सब क्या है, रेखाएं हैं। तो रेखाएं जो होती है इनकी क्या है, कोई चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। ऐसे हम इस रेखाओं के बारे में भी कह सकते हैं। किसी रेखा के अंतिम सिरे बिंदु होते हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ एक रेखा ली, और जब ये किसी एक जगह पर ये एक रेखा है, इस जगह पर ये जो अंतिम बिंदु आएंगे, हमेशा किसी रेखा का अंत होता है वो एक बिंदु पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रेखा होती है वो बिंदुओं से ही निर्मित होती है। इस एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु हमारे पास में होंगे। तो ऐसे जहां से भी ये खत्म होगी वहीं उस पर अंतिम सिरे बिंदु होगी। पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब आप इस बात को जानते हैं कि जो पृष्ठ होता है वो एक तरह से इस प्रकार से एक भाग होता है, और इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है, तभी जाकर के वो पृष्ठ बनता है। ऐसे देखिएगा हमारे पास फिर परिभाषा, प्रत्येक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। अब पृष्ठ तो वह है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन आप इस बात को भी देखिएगा कि जो लंबाई होती है वो भी, और चौड़ाई जो होती है वो भी क्या होती है, रेखाएं होती है। इसलिए इसने बताया है कि प्रत्येक पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। ऐसे हमारे पास में ये यूक्लिड द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं हैं। आपको मैंने बात बताई थी कि जो यूक्लिड में ने जो परिभाषाएं दी थी उनको कई गणितज्ञों ने, अधिकांश गणितज्ञों ने क्या किया है, इनको अपरिभाषित घोषित कर दिया। अर्थात इनकी कोई परिभाषाएं ही नहीं है, इस बात को उन्होंने बताया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो चीजें कही गई है ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इनकी हम किसी प्रकार से कोई परिभाषाएं स्पष्ट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपरिभाषित और अभिधारणाएं, अपरिभाषित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्ट और सार्वभौमिक सत्य होती है। स्पष्ट रूप से ये क्या होती है, सार्वभौमिक सत्य होती है। अर्थात ये जो चीजें हमारे पास दे रखी है ये अपरिभाषित है, और अभिधारणा इनकी मानना है, इनके बारे में हमको सोचना है कि ये जो चीजें हैं ये सार्वभौमिक सत्य है। आप जैसे ही यहाँ पर कोई एक पॉइंट लगाते हैं तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ कोई सा बिंदु है। ऐसे ये जो चीजें हैं ये सार्वभौमिक सत्य है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे हम इस बात को जानते हैं जो अभिधारणाएं और अपरिभाषित होती है इनको हम कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। अब
यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यहां हमारे पास में यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित दे रखे हैं, समझना है हमको। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर भी होती है। आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में दो थैलियां हैं और ये दोनों थैलियां, इनके अंदर 1-1 किलो आलू भरे हुए हैं। 1 केजी इसके अंदर है और 1 केजी इसके अंदर है। तो लेने वाले हम दो व्यक्ति हैं, देने वाला एक व्यक्ति है। जब उसने दो थैलियों में 1-1 किलो आलू तोल दिया तो आप इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति कोई सी भी थैली को ले लेता है। उसका कारण यह है कि उन दोनों के अंदर जो है सामग्री वो बराबर है, अर्थात दोनों के अंदर 1-1 किलो ही वजन है। ऐसे वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, अर्थात इनका दोनों का जो वजन है वो दोनों 1-1 किलो है, इसलिए एक दूसरे के बराबर है। इसलिए दोनों थैलियां क्या है? बराबर है। अगला हमारे पास आता है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। अब इसका मतलब हो गया कि जैसे देखिए, यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए, अर्थात जब कोई दो चीज होती है हमारे पास, अपने जैसे यहाँ आलू के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे कि ये दो थैलियां हैं, इनमें 1-1 किलो आलू भरा हुआ है। यदि इनमें दोनों में आधा किलो और डाल दिया जाए दोनों में ही, तो क्या कहेगा? आधा किलो डालने पर बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, अर्थात जो हमको ये प्राप्त होगा वो भी बराबर ही प्राप्त होगा। ऐसे हम इस बात को देख रहे हैं कि जब पहले हमारे पास दोनों थैलियों में आलू बराबर थे, फिर हमने क्या किया है? दोनों में फिर बराबर फिर रखवा दिया, तो दोनों से जब हमारे पास फिर प्राप्त हुआ वो भी दोनों थैलियों में बराबर ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारे पास में बराबरों में बराबर जोड़ा जाता है तो फिर पूर्ण भी बराबर होता है। ये बात हमारी समझ में आनी है। अगला हमारे पास में आता है, यदि बराबरों में से बराबर घटाया जाए। आपने देखा कि अगर हम 1-1 किलो में से पाव भर या आधा किलो निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वो भी हमारे पास में बराबर होगा। ये जब जोड़ वाली प्रक्रिया से हम बराबर को घटाने वाली प्रक्रिया में भी बदल सकते हैं। अगला हमारे पास बिंदु आता है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, अर्थात संपाती का मतलब होता है कि एक वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु के बिल्कुल ढक लेती है। जैसे आपको एक बात बताता हूं मैं कि यहां हमारे पास में ये एक सिक्का है, हमको दिखाई दे रहा है, एक सिक्का और हमारे पास में है। अब ऐसे दो सिक्के हो गए। अगर हम इन एक सिक्के के ऊपर इस दूसरे सिक्के को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये एक ही सिक्का है।
कारण क्या है कि देखिएगा, आप किधर से भी देख सकते हैं, हम इसको, हमको एक ही सिक्का दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गए, ये संपाती हो गए, क्योंकि एक ने दूसरे को इसको ढक रखा है। तो जो चीजें बिल्कुल बराबर में होती है, एक दूसरे को ढक सकती है, वो चीजें हमारी क्या कहलाती है, संपाती कहलाती है, एक दूसरे के बराबर होती है। अब आप इस बात को देखिएगा कि जो संपाती वस्तुएं होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। अगर मान लीजिए कोई एक छोटी और एक बड़ी होगी, तो फिर वो देखने पर एक तो ढक लेगी बड़ी वाली तो, लेकिन छोटी वाली उस बड़ी वाले को नहीं ढक पाएगी, इसलिए वो दोनों आपस में बराबर नहीं होगी। तो संपाती होने पर वो एक दूसरे को ढक लेती है और वो एक दूसरे के बराबर होती है। अगला आता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब आप यूं मान लीजिएगा कि यहां हमारे पास ये एक कागज का पृष्ठ है, आप अस्तर जानते हैं। अब ये कागज का जो पृष्ठ ये पूरा है, हमने इसमें से एक भाग काट लिया, दो भाग कर दिए। अब दो भाग कर दिए तो ये जो पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, आप इसमें से कोई से भी भाग को देख लीजिएगा, ये जो पूरा पृष्ठ था उससे क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात ये जो भाग है इससे बड़ा इसका पूर्ण होगा। तो यहां हमारे पास दिया है इसने कि पूर्ण अपने भाग से, जो पूर्ण था वो अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे अगला बिंदु हमारे पास आता है कि एक ही वस्तुओं के दुगने, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, उसके दुगना कर देते हैं। तो दुगना जब ही होगा जब वो आपस में बराबर होंगे। जैसे अभी आपको मैंने दो सिक्के दिखाए थे, वो दोनों सिक्के आपस में क्या थे, बराबर। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो एक सिक्के के क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात बराबर होने पर ही हमारे पास वो दुगने हो पाएंगे। ऐसे ही एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। अब आप इस बात को देखें, अगर मान लीजिए हमारे पास में 1-1 किलो आलू वाली अपनी स्थिति को देख रहे थे कि आलू जब हमारे पास 1-1 किलो है, इनका आधा आधा कर दिया जाए तो भी हमारे पास दोनों में क्या होगा, आधा आधा किलो आलू बच जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास में ये यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित रूप थे। अब हम यूक्लिड की कुछ अभिधारणाओं को देखते हैं जो यूक्लिड में दी थी। देखिए, यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से ये 5 अभिधारणाएं मानी गई है। उनमें देखिएगा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कैसे समझना है, देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास में ये एक बिंदु है, इससे ये एक और बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के लिए अगर हम मिलाते हैं किसी के द्वारा, एक रेखा द्वारा, तो यहां पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अर्थात इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखा खंड होगा जो एक सीधी रेखा होगी। इस बात को ये दर्शाता है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए क्या होगा, एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। दूसरा, एक शांत रेखा, देखिएगा यहां ये एक शांत रेखा है, को अनिश्चित रूप से
बढ़ाया जा सकता है। ये जो शांत रेखा है इसको हम और आगे जहां तक चाहें वहां तक ये जा सकती है। ऐसे ये इस बात को बता रहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे अगली जो अवधारणा इसने दी है वो है किसी को केंद्र मानकर। अब किसी को भी केंद्र मान लेते हैं। यहां इसने बिंदु शब्द नहीं दिया, हम किसी एक बिंदु को हमने केंद्र मान लिया और किसी त्रिज्या से, जब ये बिंदु हो गया तो कोई सी भी त्रिज्या हो गई से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब आप देखिएगा अगर कोई एक बिंदु है और एक ही त्रिज्या है तो हमेशा एक ही वृत्त बनेगा। हम इसी नाप की इसी बिंदु पर अगर दोबारा भी रखते हैं और फिर देखते हैं तो भी वही वृत्त बनेगा। ऐसे एक बिंदु से एक ही त्रिज्या से हमेशा एक ही वृत्त बनता है। ऐसे इस बात को इसने दर्शाया है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या से, किसी त्रिज्या से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यहां चौथे नंबर पर दिया इसने सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आप देखो, चाहे समकोण यहां बनाओ, चाहे समकोण यहां बनाओ, चाहे समकोण यहां बनाओ, प्रत्येक समकोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए चाहे उसको छोटा बनाओ बड़ा बनाओ हमेशा बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास एक ये पांचवी अवधारणा है। मुख्य रूप से यूक्लिड की 5 ही अवधारणाएं हैं। इनमें देखिएगा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यहां आप देखिएगा कि ये एक सीधी रेखा है, जो ऐसे हमारे पास में दो रेखाएं हैं। इन दो रेखाओं पर गिरकर, सीधी गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, देखिएगा ये जो रेखा है ये इन दो रेखाओं पर गिरी हुई है, तो यहां पर एक तो अंतःकोण ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ही ओर है, दूसरी ओर हमारे पास में ये अंतःकोण है। अब ये क्या कह रहा है, इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों रेखाओं, दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। अर्थात यहां हम देख रहे हैं कि एक साइड जब हम इन अंतःकोणों को देखेंगे तो ये दोनों का अधिक होगा और दूसरी साइड क्या है, कम होगा। तो हमारे पास ये कह रहा है कि दोनों समकोण कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अगर हम इन दोनों रेखाओं को और आगे तक बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक बिंदु ऐसा आ जाएगा जिस पर ये दोनों रेखाएं मिल जाती है। और वो मिलेगी किधर, इस बात को ये बता रहा है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो हमेशा उधर मिलेगी जिधर, जिस ओर दो समकोण से कम हो। अर्थात योगफल जिधर दो समकोण से कम होगा उधर ये दोनों रेखाएं मिलेगी। इस प्रकार से हमारे पास ये यूक्लिड की कुछ अवधारणाएं थी। अब आप इस बात को ध्यान रखना कि हमारे जो प्रश्न के नाम है, जब भी हमारी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं के अंदर ये जो अवधारणाएं हैं इनमें से कोई से भी अवधारणाएं पूछी जा सकती है। उसमें ये पूछता है यूक्लिड की तीसरी अवधारणा लिखो, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखो। तो ये जो अवधारणाएं हैं इनके जो पॉइंट हैं ये फिक्स हैं, ये इसी नंबर से हमको पहचान करके और ये मौखिक रूप से भी हमको याद होनी चाहिए। ऐसे हम इस प्रश्नावली की ये कुछ चीजें इस वीडियो में हमको देखने को मिली। अब इसकी जो आगे की प्रश्नावली है बची कुची, उसको हम अगले वीडियो में देख पाएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।